Good morning students. We have studied about Ohm's law in our previous video. What does Ohm's law state? It states that potential difference is directly proportional to current. और जब भी हम proportionality का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा था वो था R. R is a resistance. और हमने ये भी स्टडी किया था कि R ना ही V पर डिपेंड करता है और ना ही I पर. R is a constant. V अगर इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, अगर V डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, बट इन दोनों में से किसी का कोई भी इफेक्ट रेजिस्टेंस पर नहीं होगा. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपको हिसार जाना है तो आपके लिए डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, थोड़ा कम होगा. अगर आप कोई सामान घर पे भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन अगर वहीं आपको हांसी से सीधा मुंबई जाना है तो आपके लिए डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, बहुत हाई. आपको पैकिंग स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी, बुकिंग करवानी होगी, बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मींस रेजिस्टेंस भी सेम इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है. अगर कंडक्टिंग वायर की लेंथ कम है तो अपोजिशन क्या होगी, कम. और वहीं अगर कंडक्टिंग वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए अपोजिशन भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सेकेंड फैक्टर है वो है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज क्लासरूम है, उसमें एक ही डोर है एंट्री और एग्जिट के लिए. तो जैसे ही स्कूल ऑफ हुआ तो अब क्या हुआ, सभी बच्चे एक ही डोर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा. वहीं अगर दो सेपरेट डोर होते तो एक डोर से सारी गर्ल्स आ जाती बाहर और एक डोर से सारे बॉयज, तो जल्दी कम ही टाइम में वो सभी के सभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं. तो वही बात वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर एरिया कम है, एक ही डोर है, तो अपोजिशन क्या हो रही है, ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. और एरिया ज्यादा हो गया है तो अपोजिशन कम होगी, जल्दी जल्दी वो सारे चार्ज पार्टिकल यानी बॉयज एंड गर्ल्स मूव कर रहे हैं. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. लास्ट वन इज नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. तो नेचर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. नेचर कैसा है, जो मेटल रोड है वो कंडक्टिंग वायर है, वो किसकी बनी हुई है, वो एल्यूमिनियम की है, कॉपर की है, आयरन की है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, कौन से मटेरियल की बनी हुई है, इससे भी उसका रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है. एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे. अभी हम इन दोनों वैल्यूज से एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं जो कि ये बनेगा. हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया L अपॉन A. जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे वही बात, एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, आर ए अपॉन एल. किसका फॉर्मूला बन गया ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. अब वही बात, आप रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ को कितना चेंज कर लो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी यहाँ पर कब आई, जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया. दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो ये इन तीनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, ना आर पे, ना ए पे, ना एल पे. ये अलग ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन ओनली नेचर एंड टेम्परेचर. इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. तो ये अभी हमारा रेजिस्टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ. रेजिस्टेंस में हमने देखा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो कंबाइन करके ये फॉर्मूला हमें डिराइव हो गया और रो को हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अज्यूम कर लिया जो कि इक्वल आ गई आर ए अपॉन एल के. लेकिन अभी भी इसकी स्टेटमेंट आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट, रेजिस्टिविटी की स्टेटमेंट रेजिस्टेंस से बिल्कुल मिलती जुलती है. तो
तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। सेम डेफिनेशन है, बट डिफरेंस क्या है? जो हम अभी तक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होती है हर मटेरियल के लिए। अगर आप स्टील की बात करो तो स्टील की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी। आप स्टील का पीस चाहे 1 ग्राम लो चाहे 10 ग्राम लो, उसकी स्टील की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। सेम आयरन के लिए, कॉपर के लिए या कोई भी और मटेरियल, सिल्वर के लिए, सभी की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस कैन बी वेरी बट रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल। एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे डेंसिटी होता है, आपने सुना हुआ है डेंसिटी सभी मटेरियल की क्या होती है? फिक्स। आयरन की कोई एक डेंसिटी होती है, वो आयरन पीस चाहे आप कहीं से भी लो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है, चाहे वाटर आप अपने घर से लो चाहे बाहर से लेकर आओ। वैसे ही रेजिस्टिविटी जो होती है वो सभी मटेरियल्स की फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। और रेजिस्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है? जब हम एरिया 1 मीटर ले लेते हैं और लेंथ भी 1 मीटर ले लेते हैं, तो जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? उस मटेरियल की, सपोज ये कॉपर है, इसकी लेंथ भी 1 ले लेंगे और इसका जो एरिया होगा वो भी हम कितना ले लेंगे? 1 मीटर स्क्वायर। तो जो भी इसका रेजिस्टेंस आएगा उस टाइम, उसी को ही हम इसकी क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं लेंथ और एरिया चेंज करके, बट रेजिस्टिविटी सभी मटेरियल्स की कांस्टेंट होती है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप जो आज हम पढ़ेंगे वो ये, हमने यहाँ पर देखा था कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी की बात करो या आप रेजिस्टेंस की बात करो, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, सपोज हम किसी भी मेटल की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अपोजिशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। करंट फ्लो ना होना मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अपोजिट होता है, उसमें जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो रेजिस्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। अब ये जितनी भी रेजिस्टिविटी मैंने आपको पहले ही बताया, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है और कांस्टेंट होती है, तो ये आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी एक टेबल भी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वो टेबल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको रेजिस्टिविटी मेंशन होगी, रेजिस्टिविटी गिवन होगी, आपको किसी की भी रेजिस्टिविटी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे।